बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। सुहेल वड़ाई साहब ने जो वजाहती कॉलम रात लिखा अपने डिजिटल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया, उस पर मैं तफसील से पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। लेकिन अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉलम उनका आज अखबार में क्यों नहीं छपा। क्या सुहेल वड़ाई साहब ने खुद फैसला किया कि वो इसे अखबार में नहीं छपवाएंगे, या फिर उनको अखबार की तरफ से इनकार हो जाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि चलें वो इसको डिजिटल मीडिया पर छाप देते हैं। इस सिलसिले में मेरी कुछ लोगों से जंग में बात हुई है, जंग अखबार में, और मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या सुहेल वड़ाई साहब ने ख़ुद अपना कॉलम अखबार में नहीं छापा या उनको अखबार ने माजत कर लिया कि उनका ये कॉलम नहीं छापा जा सकता। पहली बात तो ये है कि आपके जहन में होना चाहिए कि सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं रोज़नामा जंग के। अगर आप एडिटोरियल पेज देखें तो एडिटोरियल पेज का जो आखिरी सतर है जिसमें पब्लिशर की तरफ से वजाहत होती है, उसमें लिखा हुआ है आखिरी लाइन में ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव और एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान, और आगे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव एडिटर सुहेल वड़ाई। तो सुहेल वड़ाई साहब अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, और ये जो कॉलम का पेज होता है एडिटोरियल पेज, ये एडिटोरियल पेज भी सुहेल वड़ाई साहब की अप्रूवल से छपता है। यानी किसी भी कॉलम निगार के कॉलम को छापने का इख्तियार खुद सुहेल वड़ाई साहब के पास है। और यहाँ तक कि जो अखबार में इदारिया होता है वो किसी एक शख्स की जिम्मेदारी होती है लिखने की, जो कि इदारे की तरफ से लिखा जाता है, यानी वो इदारे की नुमाइंदगी कर रहा होता है इदारिया। तो इदारिया तारिक हमीद साहब लिखते हैं, और वो इदारिया भी तारिक हमीद साहब सुहेल वड़ाई साहब को भिजवाते हैं, और सुहेल वड़ाई साहब इसको अप्रूव करके और अखबार में छापने के लिए गो अहेड देते हैं। लेकिन अपने कॉलम के हवाले से जाहिर है उनका मामला मुख्तलिफ है। यानी जैसे सबका बॉस एक बॉस होता है, तो फिर उसका बॉस भी आगे कोई और बॉस होता है। यानी फ़र्ज़ करें एक फ्लोर का मैं मैनेजर हूँ, तो फिर मैं अपना मैनेजर नहीं हूँ, मेरा मैनेजर फिर कोई और होगा, मेरा बॉस कोई और होगा। तो सुहेल वड़ाई साहब आम तौर पर तो वो अपने कॉलम के खुद जिम्मेदार होते हैं, लेकिन चूंकि ये एक मामला इस तरह का सेंसिटिव मामला हो गया कि इसमें एक बड़ा हाई प्रोफाइल इशू ये बन गया, तो मेरी अब इत्तला ये है, जो मेरे कुछ लोगों से बात की है जंग में, मेरी इत्तला ये है कि सुहेल वड़ाई साहब ने इस कॉलम को अखबार में छापने के लिए जो रात उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, उसके लिए अखबार के मालिकान से इजाज़त चाही, लेकिन उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। या आप यूँ कह लीजिए कि उन्होंने राय ये दी होगी कि सुहेल वड़ाई साहब ये कॉलम यूँ नहीं, ये कॉलम आपका नहीं छपना चाहिए, इस मौजू पर नहीं छपना चाहिए। यानी वजाहत जो है वो छापने से एक तरह से जंग ने इनकार कर दिया। अब इनकार के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ना कि आप इनकार कर दें कि नहीं जी ये नहीं छपेगा, दूसरा ये होता है कि खुद आप एडिटर को सारे सिचुएशंस में जाके माजत कर लेते हैं और कहते हैं कि देखें आपके सामने सारी सूरत हाल है, हमारी राय यह है कि ना छापें तो ज़्यादा बेहतर है। वमेरी इत्तला ये है कि सुहेल वड़ाई साहब को बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्होंने ये कॉलम छापने से माजत की, और रात गए तक, यानी तकरीबन आपको पता है अखबार में जब कॉलम जाता है तो आम कॉलम निगारों के लिए 6 बजे तक का वक्त होता है कि वो 6 बजे तक कॉलम भेज दें। जब मैं 92 में कॉलम लिखा करता था तो मैं अपने जो एडिटोरियल पेज के इंचार्ज हैं उनको 6 बजे तक कॉलम भेज देता था। बाज़ औक़ात कहीं बहुत फंस जाता था तो माजरत करके आधा घंटा 1 घंटा ऊपर लेता था और कहता था कि जी मैं 7 बजे तक भेज देता हूँ, लेकिन उसमें भी वो कहते थे कि जी लेट हो गया। लेकिन जो अखबार के जो यानी आखिरी लम्हे तक जब जा सकता है, यानी जब कॉपी ने फाइनल होकर फिर छपने के लिए जाना होता है, उसके लिए ज़ाहिर आपके पास 10:30-11 बजे तक का वक्त होता है। बाज़ औक़ात अखबार के किसी सफ़े में एक आध खबर की चेंज हो, रात को 1 बजे भी कोई डेवलपमेंट हो जाए तो अखबार उसको छाप देते हैं। तो सुहेल वड़ाई साहब जब यानी तमाम अखबार पूरा फाइनल हो गया और अंदाज़ा हुआ कि ये कॉलम अब छपने वाला नहीं है या नहीं छप सकता, तो फिर उन्होंने रात को सुहेल वड़ाई साहब ने लेट नाइट ये फ़ैसला किया कि वो इसे अपने डिजिटल मीडिया पर पब्लिश कर देते हैं। और देखिए इसकी यूं भी आप दलील सोच सकते हैं कि जो वजाहत है जो सुहेल वड़ाई साहब ने लिखी है वो पूरे कॉलम की शक्ल की है, यानी उसका एक टाइटल है। आमतौर पर अगर आपको वजाहती नोट देते हैं जो कि आपने अखबार में छापना ना हो, कॉलम छापना ना हो, तो उसका टाइटल नहीं रखते, लेकिन उसका टाइटल भी प्रॉपर रखा गया है। इससे भी अंदाज़ा होता है कि उसको कॉलम के तौर पर ही लिखा गया, और फिर उसकी लेंथ भी उतनी ही है जितनी कॉलम की लेंथ होती है, तकरीबन 1200 से 1400 अल्फाज के दरमियान। तो सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम जो अपना उस पर लिखा है, क्या कहते हैं, जो डिजिटल मीडिया के ऊपर सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा, वो कॉलम की ही लेंथ के मुताबिक एक तहरीर है जो उन्होंने, और फिर उसकी लबो लहजा, उसकी ज़बान पूरी एक बाज़ाब्ता तौर पर एक फॉर्मल लैंग्वेज में
या अखबारी ज़बान में लिखा गया या कॉलम निगार की ज़बान में लिखा गया एक कॉलम है या तहरीर है जो उन्होंने डिजिटल मीडिया पर शाये की। तो इत्तला ये है कि सोहेल वराइच साहब का कॉलम ये छप नहीं सका और फिर उन्होंने मुनासिब समझा कि इसको डिजिटल मीडिया के ऊपर छाप दें और उस पर फिर रात से जो तबसरे हो रहे हैं वो आपके इल्म में हैं और मैंने भी उस पर अपनी राय का इजहार किया था। दूसरी बात यह है कि 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया 9 मई के केसेस में। वो इमरान खान के भांजे हैं, अलीमा खान के साहबजादे हैं। अलीमा खान के एक साहबजादे शाहरेज़ खान को पहले गिरफ्तार किया गया, उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। फिर शेरशाह खान को गिरफ्तार किया गया, उनका भी 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज दे दिया गया है। जज मंजर अली गिल ने पहले शाहरेज़ का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया और फिर उसके बाद शेरशाह खान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया है। ये वही जज मंजर अली गिल हैं जिन्होंने इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के केसेस सुनने के बाद उन्हें 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई हैं। आज जब शेरशाह खान को पेश किया जाना था इनकी अदालत में, सहाफ़ी ज़ाहिर है कमरा अदालत में मौजूद थे, तो इन्होंने तमाम सहाफ़ियों को, जज मंजर अली गिल ने तमाम सहाफ़ियों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ाई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्हें एहसास हुआ कि ये सहाफ़ी जो हैं ये एक बाइंडिंग भी है कि सहाफ़ियों की मौजूदगी में ट्रायल होना होता है और सहाफ़ियों का मौजूद होना ज़रूरी है, तो फिर उन्होंने कहा कि जी आ सकते हैं आइंदा समाअत पर आ सकते हैं जजेस सहाफ़ी, लेकिन मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं आएंगे, या आएंगे तो कॉपी पेंसिल लेकर आएंगे, मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं आएंगे। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट तक में मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त है, लाहौर हाई कोर्ट में भी मोबाइल फ़ोन लेकर जाते हैं, लेकिन सहाफ़ियों को खुद पता है कि कोई वीडियो नहीं बनानी। हालांकि वकला बना रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा वकला वीडियो बना लेते हैं, वकला चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कभी वीडियो बनाकर शेयर नहीं की और कभी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। उन्हें पता है, वो सिर्फ इसलिए लाते हैं कि ताकि फ़ौरन वहाँ से टिकट्स जो हैं वो डाल रहे हों, खबर लिख रहे हों, टाइप कर रहे हों और वो साथ साथ इदारे को भिजवा रहे हों। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये कदगन है कि आप मोबाइल फ़ोन अंदर लेकर नहीं जा सकते, वरना लाहौर हाई कोर्ट की हद तक, लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हो या हाई कोर्ट की हद तक, यानी लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, कोई भी हाई कोर्ट की हद तक जो है वो इजाज़त है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मंजर अली गिल साहब ने मोबाइल फ़ोन लाने से मना कर दिया और कहा कि कॉपी पेंसिल लेकर आइंदा आएँ। चलें, सहाफ़ियों को तो इस पर क्या एतराज़ होगा। उसमें फिर ये होता है कि 2 सहाफ़ी अंदर एक इदारे के आते हैं, एक लिखता जाता है, दूसरा बाहर भिजवाता रहता है और जाके बाहर टाइप करके इदारे को भिजवा देता है। 2 मिनट खबर लेट हो जाती है, लेकिन इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मंजर अली गिल साहब जो हैं उन्होंने आज जो है वो काफ़ी अनोखा सा काम करते हुए सहाफ़ियों को पहले बाहर निकाल दिया और फिर कहा कि आना भी है तो मोबाइल फ़ोन लेकर आप नहीं आ सकते। दूसरी तरफ ये जो जिन लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, वो चाहे अहमद चट्टा हों, दीगर लोग हों, या ज़रताज गुल हों, या मलिक अहमद खान बच्चर हों, इनके अब केसेस लग रहे हैं अदालत के पास और अदालत से इनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बड़ी अफसोसनाक और हैरत अंगेज़ बात यह है, मसलन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक हैं, उन्होंने जो मलिक अहमद खान बच्चर हैं उसके हवाले से आज 10 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार सज़ा याफ्ता है और इश्तहारी है, जब तक दरख्वास्त गुजार गिरफ्तारी नहीं देता दरख्वास्त की पजीराई नहीं कर सकता। यानी पहले दरख्वास्त गुजार गिरफ्तार करे, गिरफ्तार हो, गिरफ्तारी दे, सरेंडर करे और उसके बाद मैं उसकी दरख्वास्त को सुन सकता हूँ। यानी कि दरख्वास्त जो है वो सुनने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने सरेंडर नहीं किया। अब मसला यह है कि जिस दिन ये साहब गिरफ्तारी दे देंगे कि चलो मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ और गिरफ्तारी के बाद मेरी हाई कोर्ट सुन लेगा, समाअत सस्पेंड कर देगा, तो मैं रिहा हो जाऊँगा या मुझे ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन मलिक अहमद खान बच्चर या ज़रताज गुल या बाकी मलिक अहमद चट्टा या बाकी लोग, ये लोग अगर गिरफ्तारी दे देंगे कि हम हाई कोर्ट से रिलीफ ले सकें, उस दिन के बाद इनकी अपीलें लगना ही बंद हो जाएंगी। जैसे आप देखते हैं कि इमरान खान की आज तक सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त ही नहीं लग रही, यानी फिर इनकी गिरफ्तार हो जाएंगे तो इनकी हाई कोर्ट्स में अपीलें नहीं लगेंगी कि जैसे कि हमारे निज़ाम चल रहा है। तो या तो इनके पास जब 2 रास्ते छोड़े गए हैं, या तो ये गिरफ्तारी दें और लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार हो जाए, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि ये मफरूर रहें, इश्तहारी रहें, गिरफ्तारी ना दें, लेकिन ऐसी सूरत में वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होगा, सीट से हाथ धो बैठे। यानी या आप सीट छोड़ें या आप गिरफ्तारी दें, दोनों में से एक काम आप करें और दोनों सूरतों में हुकूमत का फ़ायदा है। तो ये हमारी माशाल्लाह अदालतें हैं जो मुल्ज़िम को ये नहीं देखती कि मुल्ज़िम को सज़ा हक पे मिली है या नाहक मिली है, लेकिन वो कह रहे हैं पहले गिरफ्तार हो। गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? पहले गिरफ्तार हो,
नवाज शरीफ साहब ने जब लंदन से वापस आना था तो अदालत के सामने सरेंडर किए बगैर उनको राहदारी जमानत मिल गई। ये प्रेसिडेंट अदालत के सामने मौजूद नहीं है, क्या इसको प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्या बतौर नज़ीर इसको अदालत के सामने नहीं रखा जा सकता? वकील साहब कहें कि सर ये देखें नवाज शरीफ मफरूर थे, इश्तहारी थे, उनको अदालत में पेश हुए बगैर रिलीफ मिला है, आप भी रिलीफ दें और रिलीफ दे दें। हाँ, अगर आप बेल कैंसिल कर देते हैं तो फिर वो गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन अदालतें इस काम के लिए, इसको करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक और बात यह है कि DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने सहाफ़ियों से एक और मुलाकात की है। एक मुलाकात तो आपको याद है कि परसों हुई थी सोहेल वड़ाई साहब के मामले पर, यानी मुलाकात तो इस मामले पर नहीं थी, लेकिन सोहेल वड़ाई साहब की खबर ही सबसे बड़ी खबर बन के सामने आई, जिसमें DGISPR ने ये कह दिया था कि ये कॉलम निगार की ज़ाती तशहीर के लिए और ज़ाती मुफाद के लिए लिखा गया कॉलम है। तो उसके बाद फिर कल एक और मुलाकात DGISPR ने की है, और ये मुलाकात जो है वो CPNE के एक वफ्द से हुई है, जिसको काजिम खान साहब जो हैं वो हेड कर रहे थे। इसमें इरशाद आरिफ साहब और दीगर जो अखबारात के नुमाइंदे थे, अखबारात के जो एडिटर्स थे, और CPNE के जो मेंबर्स थे, वो सारे लोग पेश हुए और शरीक हुए। इनफैक्ट मुलाकात में वो शरीक हुए, और इन लोगों की इस मुलाकात में, ये जो मुलाकात थी उसमें क्या डिस्कस हुआ, इसका मौजू था जंग, जो हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग हुई है, ये उसका मौजू था। इसी मौजू पर ये मुलाकात हुई है, और DGISPR ने इंडिया और पाकिस्तान की जंग का पस मंज़र और उसके बाद के हालात पर इन सहाफ़ियों के साथ तफसील से गुफ्तगू की, और ये सारे सीनियर सहाफ़ी थे। 2 घंटे की ये तवील मुलाकात थी। 1 घंटे की ये मुलाकात होना थी, लेकिन फिर 2 घंटे की मुलाकात हो गई। उसमें ये वाज़े तौर पर DGISPR की तरफ से कहा गया कि हमारा इंडिया के साथ अभी सीज़ फायर हुआ है, जंग ख़त्म नहीं हुई, हम हालत जंग में हैं, यह जंग जारी है और इसका दूसरा मरला कभी भी आ सकता है, कभी भी भारत जारियत कर सकता है, तो हम हालत जंग में हैं, ये सीज़ फायर हुआ है, जंग ख़त्म नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया अब भी शरारतें कर रहा है, मुसलसल छेड़खानी कर रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पर, और इरादा किए बैठा है कि वो पाकिस्तान पर दोबारा अटैक करे। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया को जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि हम मुआशी तौर पर मजबूत हों, यानी पाकिस्तान की मुआशी मजबूती जंग लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का ज़ाहिर इदराक है, मईशत और सिक्योरिटी आपस में जुड़े हुए हैं, मजबूत मईशत जो है वो मजबूत सिक्योरिटी की ज़ामिन होती है। तो DGISPR ने सहाफ़ियों को से कहा कि मईशत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। इंडिया को अगर हम अच्छा तगड़ा जवाब देना चाहते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज भी पाकिस्तान डिस्कस होता है इंडिया के मीडिया पर, यानी इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान को रोज़ाना डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की कारस्तानियों को रोज़ाना डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये खला महसूस होता है आज उन्हें पाकिस्तान के मीडिया पर। लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को बहुत सराहा गया कि जंग के दिनों में पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ही शानदार किरदार अदा किया, ये DGISPR की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान में आज भी दहशतगर्दी करा रहा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करा रही है, यानी इंडियन स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म या दहशतगर्दी है वो चल रही है। तो इस मौजू पर बात हुई। मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो इस मीटिंग में शरीक थे। मैंने उनसे कहा कि क्या DGISPR ने कोई सियासी बात भी की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई सियासी बात इसमें नहीं हुई। पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इससे मुतालिक कोई बात नहीं हुई। खालिसतन ये मीटिंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग और आइंदा जंग के ख़तरात के पेश नज़र थी, और इसके अलावा न सवालात इससे हटकर हुए, न जवाबात इससे हटकर दिए गए, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। तो ये भी एक ख़बर है कि DGISPR की सहाफ़ियों से मुलाकात हो और उसमें कोई और बात पाकिस्तान की सियासत के हवाले से डिस्कस ही ना हुई हो, जो कि हुआ है। लेकिन बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ। तो ये हैं जी कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगली वीडियो में मैं आपको ज़रा कहानी सुनाऊँगा कि नवाज शरीफ साहब ने जिन लोगों से मुलाकातें कल की हैं, उन मुलाकातों का हासिल वसूल क्या है, और उसमें कौन साहब जो हैं, एक बड़े अहम साबिक वज़ीर राना सनाउल्लाह की सीट खाली होने पर नज़रें जमाए बैठे हैं, और कौन साहब जो हैं वो एडवाइज़र लगना चाहते हैं, और कौन साहब जो हैं वो टिकट के ख्वाहिशमंद थे। क्या नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली मीटिंग में हुआ है, ज़रा इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।